मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखाऊं। और जब उनका मन करता था, बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। अगर मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती। कि जब बहुत अत्याचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। हमने पिछले 6 साल में 1 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। 181 विमेंस हेल्पलाइन के द्वारा हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स हमारी 181 हेल्पलाइन पर आती हैं और कई हजार लड़कियों को, बच्चियों को हमने सेक्स ट्रैफिकर्स के चुंगल से बचाया। 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया था दिल्ली में। वो खूनम खून थी, उसके 3 ऑपरेशन हुए तब जाकर उसकी जान बची। और उसके बाद मैं अनशन पे बैठी, मैंने आमरण अनशन करा क्योंकि मेरी ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पर देश में ये कानून लाया गया, पर मुझे फिर 1.5 साल के अंदर दोबारा अनशन पे बैठना पड़ा कि अगर किसी महिला या बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो ये सिस्टम तुम्हें बख्शेगा। मेरे घर के अंदर कुछ लोग घुस आए और उन्होंने पूरे घर तोड़ फोड़ दिया। मुझे डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई कि अगर चुप नहीं होंगी तो तुम्हें बख्शेंगे। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ लुक जाती सी। होर की कुछ कहा उन्होंने, आओ तुहानू वो भी सुना देने। जब मैं दिल्ली महिला आयोग में पहली बार आई तब मैंने देखा कि मुझसे पहले की जो अध्यक्ष थी उन्होंने 8 साल में सिर्फ 1 केस की सुनवाई की थी। हमने पिछले 6 साल में 1 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें 181 विमेंस हेल्पलाइन के द्वारा हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स हमारी 181 हेल्पलाइन पर आती हैं। इसके जरिए हम लाखों लड़कियों को डायरेक्टली मदद करते हैं उन तक पहुंचकर, और कई हजार लड़कियों को, बच्चियों को हमने सेक्स ट्रैफिकर्स के चुंगल से बचाया है। 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया था दिल्ली में। वो खूनम खून थी, उसके 3 ऑपरेशन हुए तब जाकर उसकी जान बची। और उसके बाद मैं अनशन पे बैठी, मैंने आमरण अनशन करा क्योंकि मेरी ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पर देश में ये कानून लाया गया, पर मुझे फिर 1.5 साल के अंदर दोबारा अनशन पे बैठना पड़ा क्योंकि कानून तो आ गया पर लागू नहीं होता। हमें हमारे सिस्टम को
बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है और जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। एक ऐसा मैसेज देने की ज़रूरत है क्रिमिनल्स में कि अगर किसी महिला या बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो ये सिस्टम तुम्हें बख्शेगा नहीं। ये संघर्ष हम लोग दिल्ली महिला आयोग में दिन रात कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के द्वारा हमने कई बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, जिसके तहत कभी रेप थ्रेट्स मिलते हैं, कभी मुझे डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के अंदर कुछ लोग घुस आए और उन्होंने पूरे घर तोड़ फोड़ दिया। मुझे डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई कि अगर चुप नहीं होंगी तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूंगी। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊँ। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। मैंने ये महसूस किया है कि जब बहुत अत्याचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। उस अत्याचार से आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है जिसको अगर आपने सही राह दिखा दी तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। आज जितने भी अवॉर्डीज हमारे बीच में हैं, हर एक कहानी इतनी पावरफुल है। हर एक औरत और आदमी के पीछे ऐसा ही कोई संघर्ष छुपा हुआ है। उन्होंने अपनी जिंदगी से लड़ना सीखा, उस समस्या से ऊपर बढ़ना सीखा और जिंदगी को एक नया मकाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपੱਖ रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।